सो वेरी वार्म वेलकम टू पॉकेट एमबीए सीरीज गाइस। और इस एमबीए सीरीज में हम लोग अगली चीज के बारे में जो बात करने वाले हैं वो होने वाला है कॉस्ट कंसेप्ट्स। तो यार ये जो वर्ड है ना कॉस्ट, ये बिजनेस में आप ऐसा टर्म है जो आप दिन रात दोपहर शाम ये कंसेप्ट आप सुनते रहते हो कॉस्ट के बारे में। हर चीज़ जो है वो कॉस्ट के बारे में, ये रॉ मटेरियल कितने में खरीदना है, इसको किस कॉस्ट में बेचना है, यानी दोनों इनपुट आउटपुट जो भी है वो सारा खेल किसके ऊपर चलता है, कॉस्ट पे चलता है। तो आज की ये वीडियो कंप्लीटली होने वाली है पूरी कॉस्ट कंसेप्ट के ऊपर। हम समझने की कोशिश करेंगे क्या है एक्चुअली में ये कॉस्ट कंसेप्ट और ब्रीफली इनको समझने की कोशिश करते हैं। तो चलिए बिना किसी टाइम को वेस्ट किए और दिवाली की खतरनाक एनर्जी के साथ स्टार्ट करते हैं कॉस्ट कंसेप्ट को। तो आ चुके हैं हम लोग कॉस्ट कंसेप्ट के ऊपर यार। तो कॉस्ट कंसेप्ट एक्चुअली में जो बताया जाता है वो ये समझ सकते हो कि जो मैं तुम्हें बोल चुका हूँ, इट इज़ एन इंटीग्रल पार्ट इन द फील्ड ऑफ इकोनॉमिक्स बिकॉज इकोनॉमिक्स स्टडीज चॉइस। बिकॉज आपको भी चीज़ पता है कि यार ये इंटीग्रल पार्ट इसीलिए है बिकॉज जो भी चीज़ें इकोनॉमी में रिवॉल्व अराउंड होती है वो सारी कॉस्ट के अराउंड ही होती है। ठीक है, आप कोई भी चॉइस ले तो जैसे पहली जो चॉइस यानी कि वे वेइंग योर अनलिमिटेड वांट्स। ठीक है, कोई भी चीज़ आज आपको खरीदनी है तो आप ये चीज़ देखोगे कितने रुपए की है, कितनी कॉस्ट की है। ठीक है, क्या आपकी इनकम उतनी है, क्या कितना आपके एम्प्लॉयमेंट की सैलरी इतनी है, क्या किसी चीज़ को खरीदने से पहले आप ये चीज़ सोचते हो। ठीक है, लिमिटेड रिसोर्सेज के लिए या आपको कोई भी चीज़ को डिज़ायर को अचीव करना है, उसकी एक कॉस्ट होती है, एक कीमत होती है। हर चीज़ के लिए कीमत होती है। अगर आपको मिलिट्री में जाना है तो आपको डिसिप्लिन एक कीमत की तरह देना पड़ेगा। उसी तरह इकोनॉमी के अंदर मॉनेटरी ट्रांजेक्शन्स की बात आती है तो कोई भी प्रोडक्ट की कीमत होती है, एक प्राइस होती है जो कि डिसाइड होती है उसके मैन्युफैक्चरिंग से। जब से वो चीज़ मैन्युफैक्चर होती है ना तब से उसकी प्राइस डिसाइड होना स्टार्ट हो जाती है, और जब वो उस पर्टिकुलर इंडस्ट्री से निकल के मार्केट में जाती है तब तक ये प्राइस की खेल चलती रहती है, एकदम खतरनाक स्पीड से चलती रहती है। ठीक है, तो अब हम उसको ही समझने की कोशिश करेंगे गाइस। तो आगे फटाफट देखते हैं कॉस्ट क्या होती है। तो पहला जो लिखा हुआ है वो लिखा हुआ है कॉस्ट इज एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ इकोनॉमी। मैं तुम्हें बता चुका हूँ, इसको मैंने फ्लो चार्ट फॉर्म में लिखा हुआ है। ठीक है, कि इकोनॉमी भी आपको क्या देती है, चॉइसेस को प्रोवाइड करती है। ठीक है, अब उस चॉइसेस को आप लिमिटेड रिसोर्सेज के लिए भी आप यूज़ कर सकते हो। मतलब कोई चीज़ अगर आपको खरीदनी है तो उसके लिए जो भी लिमिटेड रिसोर्सेज है वो चीज़ हो गई, या आपको कोई चीज़ अचीव करनी है। ठीक है, ये वांट्स के ऊपर पूरा खेल होता है। वही चीज़ है जो मैंने ऊपर आपको बताई, वो चीज़ आप समझ गए। आगे चलते हैं, टाइप्स ऑफ कॉस्ट। अब कॉस्ट भी क्या होती है, दो तरीके की होती है। पहली जो कॉस्ट होती है वो होती है एक्सप्लिसिट और एक होती है इम्प्लिसिट। अब मेरी बात सुनो, आगे बहुत तरह के आप कॉस्ट पढ़ोगे। संक कॉस्ट के बारे में आप जानने की कोशिश करोगे, वेरिएबल और फिक्स्ड कॉस्ट जो अपन पढ़ते हुए आ रहे थे, ठीक है, जो उसके बारे में आगे जानने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो और आगे देखते हैं एक्सप्लिसिट कॉस्ट, यानी बेसिकली वो एक्सपेंस है जो कि एक पर्टिकुलर फर्म पे करती है। ठीक है, अब ये जो एक नॉर्मल बिजनेस कॉस्ट है, इससे कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी पे कोई असर नहीं होता। ठीक है, और ये जो कॉस्ट है ये अपीयर होती है अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स के ऊपर। ठीक है, जो एक्सप्लिसिट कॉस्ट होती है, यानी हमें 4 पॉइंट्स कौन से ध्यान रखने हैं। पहला पॉइंट ये ध्यान रखना है कि जो कॉस्ट है ये फर्म्स के द्वारा पे की जाती है। दूसरा जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो ये है कि ये जो कॉस्ट है ये अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स पे अपीयर होती है। समझ गए, पहला क्या है कि ये फर्म्स के द्वारा दी जाती है, दूसरी क्या है कि इसको अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स पे लिखा जाता है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट क्रिटिकल पॉइंट है। ठीक है, क्योंकि क्या आगे जाकर मैं बताऊंगा क्यों इंपॉर्टेंट है। ये एक जस्ट नॉर्मल बिजनेस कॉस्ट है और इससे कंपनी का डायरेक्टली प्रॉफिटेबिलिटी का रिलेशन होता है। यानी अगर आपने इस कॉस्ट में अगर कुछ छेड़ाछेड़ी करी ना कि इसको थोड़ा कम कर दो, ज़्यादा कर दो, तो उसका इम्पैक्ट कंपनी के प्रॉफिटेबिलिटी के ऊपर पड़ता है। ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखना। अब बात करते हैं इम्प्लिसिट कॉस्ट की, जस्ट उसका उल्टा, इट्स अ थियोरेटिकल कॉस्ट। जहाँ पर वो जो एक्सप्लिसिट थी उसमें आप एक्सपेंसेस तो जो एक्चुअली फर्म पे कर रही थी, ये क्या है, ये एक थियोरेटिकल कॉस्ट है। कॉस्ट दैट हैज ऑलरेडी अकर्ड, वो कॉस्ट जो ऑलरेडी अकर्ड है, बट दीज कॉस्ट डू नॉट अपीयर इन द अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स। समझ गए, इम्प्लिसिट मतलब अंदरूनी कॉस्ट, अंदर अंदर से चल रही है। ये जो है ये क्या होता है, अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स पे नहीं आती। एक्सप्लिसिट कॉस्ट अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स के ऊपर आती है। ठीक है, ये चीज़ आ गई। अब देखो यहाँ पर बहुत अच्छा डिफरेंस दिया हुआ है। देखो एक्सप्लिसिट कॉस्ट यानी वो जो कंपनी पे करती है किसके, यूजेज ऑफ इट्स फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, यानी प्रोडक्शन के जितने फैक्टर्स है, वेजेस हो गया, रॉ मटेरियल्स हो गए, आपकी मशीनरी की क्वालिटी हो गई, उस पर्टिकुलर लोकेशन की क्वालिटी हो गई जहाँ पर ये चीज़ हो रही है, ये सारा एक्सप्लिसिट कॉस्ट में आता है जो अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स में अपीयर होगा। इम्प्लिसिट कॉस्ट में मतलब क्या आ गया, ये सारा मतलब ये समझ सकते हो इन्वेंट्री हो गई, कैपिटल हो गई, ये जो चीज़ें आ गई ये वो कॉस्ट है जो एक्चुअली में अकाउंटिंग जो डॉक्यूमेंट जो अकाउंट्स बनते हैं आगे जाके जो अकाउंटिंग बनी जाती है, पर्टिकुलर एक अकाउंट में अकाउंटिंग टेबल बनती है, उसके अंदर अकाउंट्स के अंदर ये अपीयर नहीं होती। ठीक है, एक्सप्लिसिट कॉस्ट को आप आउट ऑफ पॉकेट्स कॉस्ट भी बोल सकते हो, इम्प्लिसिट कॉस्ट को अपन अपॉर्चुनिटी कॉस्ट बोलते हैं या इम्प्यूटेड कॉस्ट बोल सकते हैं। डिटरमाइनिंग कॉस्ट मतलब क्या होता है, एक्सप्लिसिट कॉस्ट कैन बी डिटरमाइंड इजीली, यानी जो एक्सप्लिसिट कॉस्ट है वो आप क्या कर सकते हो, इजीली डिटरमाइन कर सकते हो। इम्प्लिसिट कॉस्ट को डिटरमाइन करना बहुत डिफिकल्ट है, इसलिए वे अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स पे भी नहीं आती, क्योंकि ये अंदरूनी कॉस्ट है। मतलब जो छोटी मोटी कॉस्ट चलती आ रही है, थ्योरेटिकल जो कॉस्ट है वो चीज़ें आ जाती है। मतलब इस कॉस्ट का
एक्चुअली में कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी पे मेजर इंपैक्ट नहीं होगा जो इम्प्लिसिट कॉस्ट है, बट एक्सप्लिसिट कॉस्ट का एक मेजर इंपैक्ट होता है किसके ऊपर, कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी पे। ठीक है, अब कैलकुलेशन ऑफ प्रॉफिट, एक्सप्लिसिट कॉस्ट एसिड्स इन कैलकुलेशन बोथ अकाउंटिंग प्रॉफिट एज वेल एज इकोनॉमिक प्रॉफिट। यानी जो एक्सप्लिसिट कॉस्ट होती है ना, ये काम आती है दोनों चीज़ों में। अगर आपको अकाउंटिंग प्रॉफिट को कैलकुलेट करना है या आपको इकोनॉमिक प्रॉफिट को कैलकुलेट करना है, उन दोनों में ये चीज़ काम आती है। इम्प्लिसिट जो कॉस्ट होती है नॉर्मली कब काम आती है, ये केवल इकोनॉमिक प्रॉफिट कैलकुलेट करने के लिए काम आती है। ठीक है, उसमें अकाउंटिंग प्रॉफिट का कोई रोल नहीं है क्योंकि अकाउंट्स में अपीयर ही नहीं होती अकाउंट्स के रिकॉर्डिंग में। समझ गए? कैश, इम्प्लिसिट कॉस्ट रिक्वायर्स एन आउटफ्लो ऑफ कैश फ्रॉम एन एंटिटी, इम्प्लिसिट कॉस्ट डू नॉट रिक्वायर एन आउटफ्लो ऑफ कैश। ठीक है, अब ये जो टर्म है ना, ये आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा क्रिटिकल है क्योंकि क्या है, जो कि है आपकी आउटफ्लो ऑफ कैश। ये टर्म को समझने की कोशिश करो। आउटफ्लो ऑफ कैश मतलब क्या हो गया, इट रेफर्स टू ऑल द एक्सपेंसेस पेड आउट बाय योर बिजनेस। यानी जो तुम्हारा कैश का आउटफ्लो हो रहा है, यानी जितने भी एक्सपेंसेस आपका बिजनेस पे कर रहा है वो कैश आउटफ्लो होता है। अब इस मीनिंग को यहाँ पर अप्लाई करके देखते हैं। एक्सप्लिसिट कॉस्ट रिक्वायर्स एन आउटफ्लो ऑफ कैश फ्रॉम एन एंटिटी, यानी क्या हो रहा है, क्या हो रहा है, मतलब ये एक्सपेंसेस पेड आउट ऑफ बाय योर बिजनेस, आपके बिजनेस द्वारा ये सारी चीज़ें पेड आउट होती है। ठीक है, मतलब एक कैश का फ्लो दिखाना पड़ता है यहाँ पर कि भाई कैसे फ्लो जा रहा है। इम्प्लिसिट कॉस्ट डू नॉट रिक्वायर एन आउटफ्लो ऑफ कैश। समझ में आ गया? फिक्स्ड कॉस्ट, अब देखो फिक्स्ड कॉस्ट में क्या चीज़ आएगी, नाम से समझ में आ गया यार। फिक्स्ड मतलब ये कॉस्ट फिक्स्ड है, इसको आप बदल नहीं सकते। इसमें वो चीज़ें आती है जैसे सपोज बिल्डिंग आ गई, मशीनरी आ गई, ये जितनी भी चीज़ें फिक्स्ड कॉस्ट है। यानी ये दी तो एक कंपनी के द्वारा ही जाती है। ठीक है, कंपनी के द्वारा ही दी जाती है, लेकिन आपके गुड्स को बढ़ाना, इंक्रीज और डिक्रीज, जो आपके प्रोडक्ट बढ़ रहा है या घट रहा है, उस पर इस कॉस्ट का कोई मेजर इंपैक्ट नहीं होता। ठीक है, ये कॉस्ट बदलेगी नहीं, ये फिक्स रहेगी। आज जो बिल्डिंग आपने सेटअप की है, जो मशीनरी आप लेके आए हो, उस पर कोई इंपैक्ट नहीं पड़ेगा, उसकी कॉस्ट वो की वही रहेगी। उस मशीन को यूज़ करके आप चाहे कितने भी प्रोडक्ट बनाओ, उससे उस मशीन की कॉस्ट पे कोई इतना फर्क नहीं पड़ने वाला। समझ गए? आज अगर मेरे को 4 मशीन खरीदनी है तो कोई ऐसा नहीं है कि भाई मैं 200 प्रोडक्ट बना रहा हूँ तो मेरे को मशीनरी वो सस्ती दे देगा, नहीं, वो कॉस्ट तो हो ही रखेगा उसकी। तो ये चीज़ क्या हो गई, यानी दीज कॉस्ट डू नॉट चेंज विद इंक्रीज एंड डिक्रीज इन नंबर ऑफ गुड्स और सर्विसेज पेड बाय कस्टमर्स। ठीक है, मतलब और सोल्ड। ये देखो यहाँ पर ये जो पॉइंट है ना, ये क्रिटिकल है बस। बाकी आप याद रखो नहीं रखो, ये पॉइंट याद रखना। यानी कॉस्ट दैट डू नॉट चेंज विद इंक्रीज एंड डिक्रीज इन द नंबर ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड और सोल्ड। यानी ये जो कॉस्ट है, ये आपके गुड्स को आप चाहे बढ़ा दो या कम कर दो, उससे कोई इंपैक्ट नहीं पड़ेगा। ये कॉस्ट फिक्स है, फिक्स ही रहेगी। इसमें रेंट आ गया, बिल्डिंग आ गया, मशीनरी आ गई, ये सारी चीज़ें आ गई। दूसरी तरफ आती है भाई वेरिएबल कॉस्ट। अब ये कौन सी कॉस्ट है, ये ऐसी कॉस्ट है जिसका डायरेक्ट इंपैक्ट पड़ता है आपके प्रोडक्ट के ऊपर। जैसे आपका रॉ मटेरियल हो गया, लेबर हो गई, ठीक है, आपकी पैकेजिंग का मटेरियल हो गया। ये जो कॉस्ट है वो कॉस्ट है जिसको अगर आपने अनदेखा किया तो आपकी जो आउटपुट है उस पर भारी एक समझ सकते हो इम्पैक्ट पड़ेगा। ठीक है, यानी इट विल चेंज अकॉर्डिंग टू आउटपुट प्रोड्यूस। ठीक है, यानी इसकी जो इंपॉर्टेंट लाइन है ये है, जस्ट उसके उल्टी। यानी कॉस्ट दैट चेंज विथ इंक्रीज एंड डिक्रीज इन द नंबर ऑफ गुड्स और सर्विसेज प्रोड्यूस्ड और सोल्ड। बस ये दोनों में याद रखना है। उसमें कॉस्ट चेंज नहीं होती विद इंक्रीज एंड डिक्रीजिंग नंबर ऑफ गुड्स दैट आर प्रोड्यूस्ड। इसमें क्या होती है, कॉस्ट चेंज हो जाएगी। और ये लाइन, कॉस्ट दैट वेरी इन डायरेक्ट प्रोपोर्शन टू द क्वांटिटी ऑफ आउटपुट। ये जो चीज़ें हैं, जो वेरिएबल कॉस्ट की सबसे मेजर चीज़ है, ठीक है, जिसको आपको ध्यान रखना है। आगे आ जाते हैं, यहाँ मैंने वही चीज़ वापस लिखी हुई है, यहाँ पर कुछ डिफरेंस दिखे हुए हैं। यानी दीज कॉस्ट आर इंडिपेंडेंट ऑफ आउटपुट। ठीक है, यहाँ कॉस्ट, दिस कॉस्ट वेरी विद द आउटपुट। दीज आर द कॉस्ट ऑफ फिक्स्ड फैक्टर्स, दीज आर द कॉस्ट ऑफ वेरिएबल फैक्टर्स। जो अपन पढ़ चुके हैं फिक्स्ड फैक्टर्स, यानी वो फैक्टर्स जो बदले नहीं जा सकते, लैंड वगैरह ये चीज़ें। वेरिएबल फैक्टर्स यानी वो जिसको आप शॉर्ट टर्म में बदल सकते हो। ये अपन में पहली जो सेशंस हैं पॉकेट एमबीए के, उसमें कवर किया हुआ है। ठीक है, दीज कॉस्ट एग्जिस्ट और अराइज इवन एट जीरो लेवल ऑफ आउटपुट। यानी जो फिक्स्ड कॉस्ट है वो जीरो लेवल ऑफ आउटपुट के भी ऊपर क्या होती है, एग्जिस्ट करती है। ठीक है, वेरिएबल कॉस्ट क्या होती है, दीज कॉस्ट बिकम जीरो और जीरो लेवल ऑफ आउटपुट। यानी अगर कोई प्रोड्यूस ही नहीं हो रहा आउटपुट, तो आप लेबर को मना कर सकते हो कि भाई मत आना। ठीक है, तो आप उसको वेरी कर सकते हो। बट अगर आपका आउटपुट जीरो आ रहा है तो उसका मशीन पे क्या इम्पैक्ट, मशीन तो उससे की जाएगी ना। ठीक है, आपने ये बोल के थोड़ा ना लिया कि जिस दिन मेरा प्रोडक्ट नहीं होगा तो उतनी मशीन मेरे को फ्री में दे देना, ऐसा थोड़ी ना होता। मशीन की कॉस्ट तो मशीन की कॉस्ट रहेगी। इस चीज़ पे बात हो रही है। These costs are only found in the short period. These costs seen in short and long periods. यानी ये जो कॉस्ट होती है ना, ये बहुत छोटे पीरियड में पता लग जाती है। ठीक है, मतलब जो फिक्स्ड कॉस्ट होती है, क्योंकि आपको करना क्या है, लैंड की, मशीन की, इनकी कॉस्ट तो पता लगानी है। लेकिन
ये जो कॉस्ट है ना, जो वेरिएबल कॉस्ट है, ये आपको थोड़ा टाइम लगेगा आपको, कभी लेबर सस्ती हो जाएगी, कभी लेबर महंगी हो जाएगी, तभी तो वेरिएबल है। मतलब वो कॉस्ट जिसका गुड पे डायरेक्ट असर बढ़ रहा है, ठीक है, और फिक्स्ड कॉस्ट यानी वो कॉस्ट का गुड पे डायरेक्ट असर नहीं बढ़ रहा है। इससे पहले एक्सप्लिसिट कॉस्ट जो पड़ी थी, जो अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स में आती है, इम्प्लिसिट कॉस्ट अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स में ही नहीं आती। ये अपन ने अभी तक 4 पढ़ी। अब आ जाते हैं अपन अपनी नेक्स्ट के ऊपर। देखो ये लास्ट एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, वो ये है फिक्स्ड कॉस्ट को अपन क्या बोलते हैं, सप्लीमेंट्री कॉस्ट, और जो हमारी वेरिएबल है उसको हम बोलते हैं प्राइम कॉस्ट। समझ गए? आगे आ जाते हैं अपॉर्चुनिटी कॉस्ट पे। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, द रिटर्न फ्रॉम द सेकंड बेस्ट यूज ऑफ फर्म्स रिसोर्सेज विच फर्म फॉरफिट। ठीक है, इट अवेल इट्स रिटर्न फ्रॉम द बेस्ट यूज ऑफ रिसोर्सेज द फोरगॉन बेनिफिट दैट वुड हैव बीन डिराइव्ड फ्रॉम एन ऑप्शन नॉट चूजन। यानी आप ये समझ सकते हो, जैसे यहाँ के एग्जाम्पल लिखा हुआ है, अ फार्मर चूजेस टू प्लांट अ वीट, यानी एक पर्टिकुलर फार्मर ने ये समझ तो गेहूं की खेती करने का डिसाइड किया। नाउ द अपॉर्चुनिटी कॉस्ट इज प्लांटिंग अ डिफरेंट कॉस्ट क्रॉप और एन अल्टरनेट यूज ऑफ रिसोर्सेज लैंड एंड फार्म इक्विपमेंट। यानी आप ये समझ सकते हो यार कि अपॉर्चुनिटी कॉस्ट नाम में इसका एक आंसर है छोटा सा, अपॉर्चुनिटी यानी उसी रिसोर्सेज के साथ आप और क्या क्या यूज कर सकते हो उसका। जैसे यहाँ पर देखो, फार्मर ने वीट को प्लान करने के लिए यूज किया, भाई उसने क्या किया, गेहूं की खेती कर दी, उसने सपोज खेती कर दी, तो उस समय के बाद तो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या होगी, इस प्लानिंग अ डिफरेंट क्रॉप, यानी गेहूं के अलावा वो और क्या क्या उगा सकता है, ठीक है, और क्या क्या उगा सकता है उसी कॉस्ट के अंदर एडजस्ट करने के लिए। तो यहाँ पर वो क्या कर रहा है, वो कॉस्ट जो आप अल्टरनेट यूज ऑफ रिसोर्सेज से निकाल सको, वो आपकी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट होगी। देखो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट एक फर्म की क्या होती है, एक तो आपका होता है प्राइमरी गुड्स, जो कि जैसे यहाँ पर अपना क्या था, वीट एक प्राइमरी गुड था। यहाँ पर क्या हो गया, गुड्स विच कैन प्रोड्यूस और रिटर्न, यानी यार जैसे एक सपोज एक फोटोकॉपी की दुकान है, ठीक है, अब वो फोटोकॉपी की दुकान का मेजर काम क्या है, फोटोकॉपी करना। अब उसके जो रिसोर्सेज है उस मशीन को यूज करके अगर वो पोस्टर्स बनाना यूज कर दे, ठीक है, अलग अलग टेम्पलेट्स बनाना यूज कर दे, तो वो उसकी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट हो जाएगी। यानी प्राइमरी गुड्स तो बना ही रही है वो चीज़, ठीक है, फर्म एक प्राइमरी गुड्स तो बना ही रही है, लेकिन उसी के साथ साथ उसी रिसोर्सेज को यूटिलाइज करके जब वो कोई दूसरा प्रोडक्ट बना रहा है, उसी चीज़ को और कई जगह यूटिलाइज कर रहा है, और उससे जो रिटर्न आ रहा है वो जो कॉस्ट है वो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट होती है। समझ गए? इस चीज़ को समझ गए, यानी द रिटर्न फ्रॉम द सेकंड बेस्ट यूज ऑफ फर्म रिसोर्सेज। अब इस लाइन का मतलब तुम्हें समझ में आ जाएगा, यानी जब एक फर्म का एक रिसोर्सेज को आप यूज कर रहे हो प्राइमरी गुड के लिए, उसके बाद अगर आप उसी फर्म के रिसोर्सेज को यूज करते हो किसी दूसरी चीज को प्रोड्यूस करने के लिए, एक नई अपॉर्चुनिटी आपको दिखती है उसी रिसोर्सेज को यूज करने के लिए, तो वो उसकी क्या हो जाएगी, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट इट अवेल्स इट्स रिटर्न फ्रॉम द बेस्ट यूज ऑफ रिसोर्सेज। यहाँ पर जो रिटर्न आता है बेस्ट यूज ऑफ रिसोर्सेज, क्योंकि आप क्या कर रहे हो, आप एक जगह पर ठहरे हुए नहीं हो, आपने अपनी वर्टिकल सप्लाई, आप ये समझ सकते हो, आपने एक वर्टिकल चेन बनाई हुई है, एक हॉरिजॉन्टल चेन बनाई हुई है, पर्टिकुलर अलाइनमेंट करा हुआ है। यानी वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल मतलब क्या हो गया, देखो हॉरिजॉन्टल मतलब क्या होता है, एक ही तरीके के रिसोर्सेज को यूज करके डिफरेंट प्रोडक्ट बनाना। ठीक है, इस तरीके से आप समझ सकते हो, बिजनेस की टर्मिनोलॉजीज है थोड़ी, ठीक है। यानी आप ये समझ सकते हो, आपने पास एक रिसोर्सेज है, उसका रिसोर्सेज को कोई और जगह यूज करना है उसी सेम रिसोर्सेज का, और उससे जो कॉस्ट आती है वो आपकी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। अब मेरे हिसाब से आपको समझ में आ गया ये। अब हम बात करते हैं संक कॉस्ट की। संक कॉस्ट, दीज आर द कॉस्ट दैट आर नॉट अल्टर्ड बाय अ चेंज इन द लेवल और नेचर ऑफ बिजनेस एक्टिविटी। यानी ये वो कॉस्ट है जो कि नहीं बदलती, ठीक है। अगर आप बिजनेस एक्टिविटी का चाहे नेचर बदल दो, चाहे उसका लेवल बदल दो, संक कॉस्ट नहीं बदलती। इट विल रिमेन सेम इररिस्पेक्टिव ऑफ योर एक्टिविटी लेवल। ये क्या रहेगी, सेम ही रहेगी चाहे तुम्हारा कोई भी लेवल हो। यानी संक कॉस्ट मतलब क्या हो गया, संक, इस वर्ड को पकड़ो, संक, संक मतलब डूबना। यानी दिस कॉस्ट आर नॉट अल्टर्ड, जो डूबना चाह रही है वो डूबेगी। दिस कॉस्ट आर नॉट अल्टर्ड बाय द चेंज इन द लेवल और नेचर ऑफ योर बिजनेस एक्टिविटी। यानी आपको बिजनेस एक्टिविटी का चाहे आप नेचर बदल दो, चाहे उसका लेवल बदल दो, उस समय भी अगर ये कॉस्ट नहीं बदल रही है, ये वही रह रही है इररिस्पेक्टिव ऑफ योर एक्टिविटी लेवल, देन इट इज नन अदर देन योर संक कॉस्ट। आई थिंक यू गॉट माय पॉइंट, ओके। इट इंक्लूड्स द एक्सपेंडिचर दैट हैव मेड इन द पास्ट। जो आपने पास्ट में एक्सपेंडिचर हुए हैं वो भी इसके अंदर आते हैं, और वो एक्सपेंडिचर भी आता है दैट यू हैव टू पे इन द फ्यूचर एज अ पार्ट ऑफ अ कॉन्ट्रेक्चुअल एग्रीमेंट। यानी एक पर्टिकुलर कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर जब आप पैसे फ्यूचर में देने वाले हो वो भी इसके अंदर आएंगे। इसके अंदर जो पास्ट में आपने पैसे दिए हुए वो भी इसके अंदर आएंगे। These costs are irrelevant of your decision making। यानी ये जो कॉस्ट है ये irrelevant है आपके डिसीजन मेकिंग में। आगे आ जाओ।
ये मतलब वही मैंने इसको डायग्रामेटिक फॉर्म में लिख दिया, यानी वो कॉस्ट जो अल्टर्ड नहीं की जा सकती, जिसका नेचर ऑफ बिजनेस पे कोई इफेक्ट ही नहीं होता। कॉस्ट फंक्शन, अब देखो वहाँ अपन ने क्या पढ़ा था, प्रोडक्ट फंक्शन पढ़ा था, ठीक है, जो इनपुट फिजिकल इनपुट और फिजिकल आउटपुट के बीच में रिलेशन शो करता था, टेक्नोलॉजिकल करता था, टेक्नोलॉजिकल रिलेशन हो गया। लेकिन यहाँ पर क्या है, कॉस्ट फंक्शन सेम वही चीज़ है। वहाँ अपन इनपुट्स की बात कर रहे थे ना, यहाँ हम क्या करेंगे, कॉस्ट के बारे में, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट एंड मान ये समझ सकते हो एंड आउटपुट इट इज प्रोड्यूसिंग, यानी एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट जो इनपुट प्रोडक्ट है उनका कॉस्ट और जो आउटपुट प्रोड्यूस कर रहा है, इनके बीच का तो एक स्ट्रॉन्ग रिलेशन है, बिकॉज इट इज द रिलेशन बिटवीन द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट एंड द आउटपुट इट इज प्रोड्यूसिंग इज नोन एज योर नन अदर देन योर कॉस्ट फंक्शन। अब कॉस्ट फंक्शन को भी दो में डिवाइड किया गया, देखो यहाँ पर वो सेम वही वाली चीज है, ये देख सकते हो, समझ गए। वहां अपन ने प्रोडक्ट फंक्शन की बात की थी, यहाँ अपन कॉस्ट फंक्शन की बात कर रहे हैं। कॉस्ट फंक्शन को अपन दो मेन टाइप्स में डिवाइड कर सकते हैं। पहला जो होता है वो होता है शॉर्ट रन कॉस्ट, दूसरा आपका होता है लॉन्ग रन कॉस्ट। अब देखो यहाँ पर वही चीज मैंने बताई, कॉस्ट ऑफ अ प्रोडक्ट और उसके आउटपुट के बीच का रिलेशन। यहाँ पर लॉन्ग रन और शॉर्ट रन कॉस्ट क्या है, शॉर्ट रन कॉस्ट यानी वो कॉस्ट दैट कैन बी चेंज, ठीक है, दैट कैन बी चेंज, दैट कैन बी इंक्रीज और दैट कैन बी डिक्रीज इन अ शॉर्ट रन, यानी एक छोटे से टाइम पीरियड में आप इसको चेंज कर सकते हो। जैसे वेरिएबल, वहां पर अपने वेरिएबल इनपुट्स के बारे में देखा था जो आप छोटे टाइम में चेंज कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पर कॉस्ट जो है वो शॉर्ट रन कॉस्ट यानी वो कॉस्ट जो आप छोटे टाइम में चेंज कर सकते हो। आई थिंक यू गॉट माई पॉइंट इन परस्पेक्टिव ऑफ शॉर्ट रन कॉस्ट। लॉन्ग रन कॉस्ट यानी वो कॉस्ट जो आप चेंज नहीं कर सकते शॉर्ट लेवल में, ठीक है, विच एक्यूमुलेटेड कॉस्ट व्हेन फर्म चेंजेस द प्रोडक्शन लेवल। समझ गए, ये वो चीज हो गई। Short run cost are the analysis in which the few factors are constant, they do not change during the period of analysis, the output that can be changed, increase, decrease in short run of changing, ये important है, ये important line है, यानी the output can be changed with increase and decrease in short run by changing the variable factors। यही short run का काम है एक्चुअली में, आप जितने variable factors को change करोगे उसके अकॉर्डिंग उसकी short run की cost change हो जाएगी। Three types of short run cost are there, short run fixed cost, variable cost, short run total cost। अब इसको देखते हैं। short run fixed cost यानी वो cost which won't change with change in output, यानी short run तो है बट फिक्स्ड है। मतलब ये समझ सकते हो, ये थोड़ा इंटरेस्टिंग टाइप का कंसेप्ट हो रहा है ना, मतलब मजा आ रहा है इस चीज में। यानी पहले अपन ने शॉर्ट रन कॉस्ट में वो देखी कि भाई जो शॉर्ट रन में आप क्या कर सकते हो, चेंज कर सकते हो। अब ये फिक्स्ड कॉस्ट का क्या कंसेप्ट आ गया नया। तो यार देखो, शॉर्ट रन और फिक्स्ड, शॉर्ट रन और फिक्स्ड, यानी ये वो कॉस्ट है जो आप आउटपुट के साथ चेंज नहीं कर सकते, यानी दिस कॉस्ट वोंट चेंज द चेंजेस इन द आउटपुट। अगर आप आउटपुट में कितना भी चेंज कर दो ये कॉस्ट चेंज नहीं होगी, ये शॉर्ट रन कॉस्ट है। जैसे बिल्डिंग हो गई, रेंट हो गई, इंश्योरेंस हो गया। इसमें क्या मतलब, आप जो बिल्डिंग का इंश्योरेंस दे रहे हो किसी प्रोडक्ट का, उसका आउटपुट का क्या मतलब है। आज बिल्डिंग है वो तो आपने खरीद लिया, आप उसको ये तो ना बोलोगे कि मेरे पास 200 का मैं प्रोडक्ट ना, मतलब 200 प्रोडक्ट्स बनाता हूँ तो बिल्डिंग सस्ती कर दे, नहीं करेगा ना वही। वो उससे क्या मतलब, उसको तो बिल्डिंग बेचनी है। यहाँ पर अगली आ जाती है आपकी वेरिएबल कॉस्ट। वेरिएबल कॉस्ट यानी वो कॉस्ट जो बदल जाती है आउटपुट के साथ। जैसे लेबर हो गया, ठीक है, लेबर बदल जाता है, आपका इलेक्ट्रिसिटी बदल जाती है, ठीक है। ये जो चीज़ें होती है, ये जो चीज़ें होती है ये वेरिएबल कॉस्ट के अंदर आती है, यानी दीज आर द कॉस्ट विथ चेंज विद चेंज इन द आउटपुट। और फिक्स्ड कॉस्ट कौन सी होती है, वो तो आउटपुट के साथ चेंज नहीं होती, शॉर्ट रन फिक्स्ड कॉस्ट। अब शॉर्ट रन टोटल कॉस्ट क्या होती है, ये आप समझ सकते हो यार कि जो फाइनल तुम्हारा आउटपुट आ चुका है ना, उसकी टोटल कॉस्ट निकालनी है यहाँ पर शॉर्ट रन में, यानी टोटल फिक्स्ड कॉस्ट प्लस टोटल वेरिएबल कॉस्ट। टोटल फिक्स्ड कॉस्ट है वो जो आउटपुट के साथ चेंज नहीं हो सकती, और टोटल वेरिएबल कॉस्ट वो भी इसमें अंदर जुड़ गई। तो ये तुम्हारा आ गया शॉर्ट रन टोटल कॉस्ट, ये है बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट, ठीक है। आगे आता है लॉन्ग रन कॉस्ट। अब लॉन्ग रन कॉस्ट क्या होती है, दीज आर द एक्यूमुलेटेड कॉस्ट व्हेन फर्म चेंजेस दिस प्रोडक्शन लेवल ओवर द टाइम इन रेस्पॉन्स टू द एक्सपेक्टेड इकोनॉमिक प्रॉफिट्स। लॉन्ग रन कॉस्ट हैव नो फिक्स्ड फैक्टर्स फॉर प्रोडक्शन। लेकिन यहाँ ये क्या कॉस्ट हो गई, ये वो कॉस्ट हो जाती है जो एक फर्म की जो प्रोडक्शन लेवल बदलता है ना उसके ऊपर खेल है, एंड इट इज नथिंग बट एक्यूमुलेटेड कॉस्ट व्हेन फर्म चेंजेस प्रोडक्शन लेवल ओवर अ टाइम इन रेस्पॉन्स टू द एक्सपेक्टेड इकोनॉमिक प्रॉफिट। यानी ये वो मतलब एक बड़ा कॉस्ट है, यानी थोड़ा ज़्यादा बड़ा कॉस्ट है। ये कॉस्ट तब आता है यार, ये समझ सकते हो लॉन्ग रन कॉस्ट मतलब आप समझ सकते हो एक्यूमुलेटेड। लॉन्ग रन में कोई कॉस्ट कब जमा होगी, जब आप एक पर्टिकुलर टाइम इंटरवल से पैसा जमा कर करके रख रहे हो। ये वो कॉस्ट है जो जब एक कंपनी अपना प्रोडक्शन लेवल को बदलती है, यानी छोटी कंपनी जब बड़ी कंपनी बनती है, ठीक है, जब वो बड़ी कंपनी बनती है
तो जब वो कॉस्ट उस हिसाब से इसमें पैसा लगाती है जिससे भाई फ्यूचर में मेरे को इससे भी ज़्यादा प्रॉफिट हो सके, ठीक है। इसीलिए यहाँ पर क्या टर्म लिखे वापस सुनना, एक्यूमुलेटेड कॉस्ट। पहला टर्म एक्यूमुलेटेड कॉस्ट यानी जमा हुई हुई कॉस्ट। व्हेन फर्म चेंजेस इट्स प्रोडक्शन लेवल ओवर अ टाइम, ठीक है। व्हेन क्या कर रहा है फर्म, अपने लेवल को इंक्रीज कर रहा है, यानी अगर एक लेवल पे है तो 2 लेवल पे जा रहा है, ठीक है। तो उस समय जो कॉस्ट आती है, ठीक है, वो कॉस्ट जब एक छोटा बिजनेस बड़ा बिजनेस बनता है, जब वो जो कॉस्ट लगती है उसके बीच में, ठीक है, वो जो कॉस्ट होती है वो लॉन्ग रन कॉस्ट होती है। समझ गए? और ये क्यों होता है कि भाई कंपनी को ग्रो करना है, इसको ज़्यादा इकोनॉमिक प्रॉफिट्स के लिए, जिसलिए लिखा हुआ यहाँ पर ओवर अ टाइम इन रिस्पॉन्स टू द एक्सपेक्टेड इकोनॉमिक प्रॉफिट्स। समझ गए? ये लॉन्ग रन कॉस्ट होती है। लॉन्ग रन कॉस्ट हैव नो फिक्स फैक्टर्स फॉर द प्रोडक्शन, यानी जो लॉन्ग रन कॉस्ट है उसका कोई फिक्स फैक्टर्स नहीं होता प्रोडक्शन के लिए। कॉस्ट कर्व क्या हो जाता है? कॉस्ट कर्व इज अ ग्राफ ऑफ कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन एज अ फंक्शन ऑफ द टोटल क्वांटिटी ऑफ प्रोड्यूस। यानी ये समझ सकते हो कॉस्ट कर्व क्या है? कॉस्ट कर्व एक ग्राफ है जो कि किसके बीच में बनता है? ये बनता है आपका किसके बीच में? 2 मेजर एंटिटीज के बीच में, पहला प्राइस और एक उसकी क्वांटिटी। देख लो यहाँ प्राइस या उसकी क्वांटिटी, यानी ये क्या शो करता है? और प्रोडक्शन एज अ फंक्शन ऑफ, ये थोड़ा लाइन इंपॉर्टेंट है, इट इज अ ग्राफ ऑफ कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन एज अ फंक्शन। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन इसका क्या है? एज अ फंक्शन किसका? ऑफ द टोटल क्वांटिटी प्रोड्यूस। समझ गए? कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन और टोटल क्वांटिटी प्रोड्यूस, उसके बीच का जो फंक्शन है उसको रिप्रेजेंट करने के लिए जो कर्व बनाते हैं उसको अपन बोलते हैं कॉस्ट कर्व। पहला होता है टोटल कॉस्ट कर्व। टोटल कॉस्ट कर्व क्या है कि भाई ग्राफ है किसके बीच में? वापस वही टोटल कॉस्ट और क्वांटिटी के बीच में, यानी प्राइस और क्वांटिटी के बीच में। प्राइस हमेशा वाई पे आती है, क्वांटिटी हमेशा एक्स पे आती है, तो दिमाग में रखना ही नहीं है। ये किस तरीके से दिखता है? क्या रिप्रेजेंट करता है? इट रिप्रेजेंट्स दैट इट कॉस्ट मोर इन टोटल टू प्रोड्यूस मोर आउटपुट, जो कि एक फंडामेंटल ट्रुथ है, ठीक है, एक नूब कंसेप्ट है ये, ठीक है, जो आप लोगों को पता होगा, जो कि क्या है कि भाई अगर आपको ज़्यादा आउटपुट प्रोड्यूस करना है तो भाई पैसा भी तो ज़्यादा लगेगा, कॉस्ट भी तो ज़्यादा लगेगी। तो ये क्या एक नूब कंसेप्ट आ गया यहाँ पर अगेन। तो ये टोटल कॉस्ट है, तो भाई ये तो प्रोपोर्शनल है दोनों, पैसा जितना लगाओगे आउटपुट उतना ही खतरनाक होगा, मज़ेदार होगा, ज़्यादा होगा। तो इसलिए एक ऐसा ग्राफ बनेगा यहाँ लिखा हुआ है अपवर्ड स्लोपिंग, जो कि मेरा अंदाजा एकदम करेक्ट है, ये देख सकते हो अपवर्ड इधर जा रहे हैं। टोटल फिक्स्ड कॉस्ट यानी क्या? जस्ट अ हॉरिजॉन्टल लाइन, ठीक है। क्यों? क्योंकि यार इसको तो कोई इंपैक्ट पड़ेगा ही नहीं क्वांटिटी के ऊपर, तो ये फिक्स्ड ही रहेगा। तो यहाँ देख सकते हो यहाँ पर सिंपल एक कांस्टेंट लाइन बनी है फिक्स्ड कॉस्ट, यानी यार जो वेरिएबल ही नहीं हो रही है, मतलब जिसका इंपैक्ट ही नहीं पड़ रहा आउटपुट के ऊपर, ठीक है। क्योंकि अपन ने फिक्स्ड कॉस्ट के बारे में क्या पढ़ा था? ये वो कॉस्ट होती है जो आउटपुट के ऊपर बिल्कुल डिपेंड ही नहीं करती है, फिक्स्ड है, इसको तो आपको देना ही पड़ेगा चाहे आप कितने ही आउटपुट प्रोड्यूस कर लो। तो वो क्या होगी? फिक्स्ड है, कॉन्स्टेंट है। तो यहाँ पर भी आप देख सकते हो कॉन्स्टेंट बना हुआ है एकदम ग्राफ, ठीक है। चाहे तुम्हारी जो क्वांटिटी तुम प्रोड्यूस करो उसकी कॉस्ट क्या रहने वाली है? फिक्स। चाहे तुम Q1 पे बात कर लो, चाहे तुम Q2 पे बात कर लो, चाहे तुम कहीं पे बात कर लो, ये चीज़ फिक्स रहेगी। टोटल वेरिएबल कॉस्ट यानी क्या हो गई? इट is an increasing function of quantity and has a similar shape of total cost curve. It starts at the origin and it proves that both cost and quantities are related. Again वही खेल, वही ग्राफ, समझिए, मतलब टर्म्स बदली हुई है, नोटिस करना, टर्म्स बदली हुई है, चीज़ें वही है। 3 स्टेजेस कौन से? इंक्रीज विद द इंक्रीजिंग रेट, यहाँ पर देख सकते हो आप, इंक्रीज विद द इंक्रीजिंग रेट, रिमेन कांस्टेंट विद द कांस्टेंट, यहाँ पर एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड के लिए चीज़ कांस्टेंट होती है। फिर क्या होती है? इंक्रीज विद द इंक्रीजिंग रेट अगेन, तो यहाँ क्या जाती है? वापस इंक्रीज होने लग जाती है। एक जगह इंक्रीज होगी, फिर यहाँ देखो ये कांस्टेंट हो गई, थोड़ा सा यहाँ पर स्लैंटिंग आ रहा है, देखो यहाँ पर धीरे धीरे कांस्टेंट हो रही है, बढ़ रही है बट कांस्टेंट हो रही है, ठीक है। और जब वापस इंक्रीज हो जाएगी, समझ गए? यानी 3 स्टेज आ गए। मतलब किसी भी ग्राफ को देखो स्टेज डिसाइड कर सकते हो अगर आपको उस ग्राफ को पढ़ना आता है। एवरेज टोटल कॉस्ट क्या होती है? तो टोटल कॉस्ट डिवाइडेड बाय द क्वांटिटी। एवरेज टोटल कॉस्ट कैन बी डिराइव फ्रॉम द टोटल कॉस्ट कर्व। जब अगर आपके पास टोटल कॉस्ट कर्व है तो आप उससे डिवाइड कर सकते हो एवरेज टोटल कॉस्ट। यानी यार किसी चीज़ का एवरेज कैसे निकालते हो आप? एवरेज कैसे निकालते हो? जैसे अगर आपको यहाँ पर कॉस्ट का एवरेज निकाला तो कैसे निकाला हुआ है कि भाई टोटल कॉस्ट डिवाइडेड बाय क्वांटिटी, सिंपल। यहाँ क्या किया? जो भी तुम्हारी टोटल कॉस्ट है उसको क्वांटिटी से डिवाइड कर दिया, तो मेरे को प्रोडक्ट की एवरेज कॉस्ट पता लग गई, खत्म। अब यहाँ पर क्या दिया हुआ है? इट गिवन बाय अ स्लोप ऑफ लाइन बिटवीन द ओरिजिन एंड द पॉइंट ऑफ द टोटल कॉस्ट कर्व दैट कॉरस्पॉन्डिंग टू द क्वांटिटी। देखो यहाँ पर ये, देखो यहाँ पर ये इस पॉइंट पे, देखो इस पॉइंट पे क्या दे रहा है तुम्हें? ये अपन जब करते हैं तो ये तुम्हारे पास एवरेज टोटल कॉस्ट आ जाती है निकल के, यानी जब टोटल कॉस्ट को डिवाइड करते तो क्वांटिटी से, तो एवरेज टोटल कॉस्ट आ गई, और वो इस पॉइंट के ऊपर बात हो रही है, समझ गए?
किसी क्यू प्राइस पे हम बात कर रहे हैं, किसी क्यू के ऊपर बात कर रहे हैं, क्योंकि कोई समझ सकते हो टोटल प्राइस के अंदर जब मैं एक पर्टिकुलर क्यू पे बात कर रहा हूँ, क्वांटिटी में भी मेरे पास सपोज क्यू क्वांटिटी है तो मैं एवरेज टोटल कॉस्ट इस तरीके से निकालूंगा, यानी जो मैं टोटल कॉस्ट होगी उसको मैं डिवाइड कर दूंगा क्वांटिटी से, देन माय आंसर विल बी अवर एवरेज टोटल कॉस्ट। आगे आते हैं मार्जिनल कॉस्ट। ये वापस वही चीज़, जब एक यूनिट को अपन ऐड कर देंगे तो आउटपुट में कितना आएगा, फिर वही वाला खेल है। देखो मार्जिनल कॉस्ट इज डिराइव्ड फ्रॉम द टोटल डेरिवेटिव ऑफ, ये समझ सकते हो टोटल कॉस्ट। मार्जिनल कॉस्ट एट अ गिवन क्वांटिटी इज गिवन बाय द स्लोप ऑफ लाइन टेंजेंट टू द टोटल कर्व इन द क्वांटिटी। देखो ये जो अपन स्लोप बनाते हैं ना टोटल कॉस्ट कर्व का, ये स्लोप, इसका जब अपन ये बनाते हैं स्लोप इस कर्व का, तो जो स्लोप अपन के पास आता है, ठीक है, ये जो स्लोप है ये एक्चुअली में तुम्हारा मार्जिनल कॉस्ट से निकलता कैसे है, आपको कुछ भी नहीं करना, टोटल कॉस्ट का डेरिवेटिव करना है, तो आपका क्या आ जाता है, मार्जिनल कॉस्ट आ जाता है। एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट मतलब क्या हो गया, इट इज द ग्राफ बिटवीन द यूनिट्स ऑफ क्वांटिटी एक्स एंड प्राइस। ये डाउनवर्ड स्लोपिंग है, बिकॉज देखो यार यहाँ वापस बात हो रही है एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट की, मैं फिक्स्ड कॉस्ट की बात नहीं कर रहा, टोटल फिक्स्ड कॉस्ट की बात नहीं हो रही, यहाँ एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट की बात हो रही है, तो ये कुछ इस तरीके से दिखेगा, ठीक है। क्यों दिख रहा है ये, क्योंकि यहाँ पर देखो जैसे एज क्वांटिटी इंक्रीज, जब आप क्वांटिटी बढ़ाओगे फिक्स्ड कॉस्ट स्प्रेड आउट्स दैट ओवर मोर यूनिट्स, ठीक है भाई, जितनी आप क्वांटिटी बढ़ाओगे उतना आपने पहले नाम क्या लिखा हुआ है, एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट लिखी हुई है, ठीक है, यहाँ क्या लिखा हुआ है, एज द क्वांटिटी इंक्रीज फिक्स्ड कॉस्ट दैट स्प्रेड आउट्स मोर ओवर मोर यूनिट्स, यानी ये फिक्स्ड कॉस्ट और भी ज़्यादा पैसा लगने लग जाता है। तो यहाँ पर जो चीज़ें हो रही है भाई, ये क्यों हो रही है, ये इसके रीजन की वजह से हो रही है, इसलिए यहाँ पर ग्राफ है इस तरीके से। ध्यान रखना ये एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट है, ये टोटल फिक्स्ड कॉस्ट नहीं है, टोटल फिक्स्ड कॉस्ट का ग्राफ एकदम कांस्टेंट बनता है, ये थोड़ा ध्यान रखना। मार्जिनल कॉस्ट ऊपर की तरफ ये बन रहा है, ठीक है, ये क्या है, बाय डिक्रीजिंग बिफोर इट स्टार्ट। अब यहाँ पर इन्होंने वापस वही चीज़ लिखी हुई है, किस तरीके से अलग अलग चीज़ों के ग्राफ बने हुए हैं। मार्जिनल कॉस्ट फॉर नेचुरल मोनोपोली, सम फर्म रिलेटेड टू द नेचुरल मोनोपोलीज, इट इंक्लूड्स द फर्म्स दैट एंजॉय सच स्ट्रॉन्ग कॉस्ट एडवांटेजेस, ठीक है, यानी बेसिकली क्या होती है, ये मोनोपोली का कंसेप्ट आ गया। मोनोपोली अपने आप में बहुत प्यारा कंसेप्ट है, जिसको अपन अगली के अंदर जो अपने नेक्स्ट टॉपिक है उसमें बहुत डिटेल में पढ़ने वाले हैं, ठीक है, मोनोपोली के बारे में। मोनोपोली मतलब यार मार्केट में कोई कंपटीशन है, जैसे जियो है, तो जियो जब आया था ना 5G के साथ, तो उसका कोई तब मेजर कंपटीशन नहीं था, उसने मार्केट में अपनी मोनोपोली बना दी थी। तो ये मोनोपोली मतलब क्या होगा, जिसको सारे कॉस्ट के एडवांटेजेस मिलेंगे, चाहे वो कितनी कॉस्ट को बढ़ा दे, लेकिन लेंगे उससे लोग, क्योंकि मोनोपोली उसकी है ही वही भाई, आपके पास बंदा ही वही है, तो चाहे आप कितनी भी कॉस्ट बढ़ा दो, आप लोगों तो उससे ही। तो ये तुम्हारा मार्जिनल कॉस्ट फॉर नेचुरल मोनोपोली हो गया, ये देख सकते हैं यहाँ पर, दीज आर द मार्जिनल कॉस्ट नेवर स्लोप डाउनवर्ड्स। देख लो मोनोपोली कितना अफेक्ट पड़ता है, मतलब फॉर नेचुरल मोनोपोली के लिए ये जो तुम्हारा मार्जिनल कॉस्ट है वो इस तरीके से बनेगा, ठीक है, लेकिन जो तुम्हारा नॉर्मल इंडस्ट्री ऑफ फर्म्स के लिए उसके लिए ऐसा बनता है, समझ गए। कॉस्ट एंड आउटपुट डिसीजन की बात करते हैं, तो देखो कॉस्ट डिसीजन क्या चीज़ है, कॉस्ट डिसीजन मतलब ये समझ लो कि अपन कब काम आती है, या देखो कॉस्ट मैनेजमेंट एंड डिसीजन मेकिंग प्ले अ मेजर रोल इन इम्प्रूविंग का बिजनेस परफॉर्मेंस। समझ गए भाई, इसका मतलब हम लोग समझ गए कि भाई कॉस्ट जो मैनेजमेंट है डिसीजन मेकिंग के अंदर, जब आप कॉस्ट वगैरह के बारे में बात करते हो तो एक बिजनेस को इंप्रूव करने में भी बहुत मेजर रोल लेती है। बिकॉज जहाँ हम देख सकते हैं कि भाई हमारी कॉस्ट फालतू इतनी ज़्यादा लग रही है, उसको कम करोगे, जितनी कॉस्ट करोगे बिक्री ज़्यादा हो जाएगी, कम करोगे, या तो कॉस्ट बढ़ाओ तो फिर उसकी क्वालिटी एक नंबर रखो तो बिक्री ज़्यादा होने के चांसेस बढ़ते हैं। तो ये जो चीज़ें कॉस्ट डिसीजन से होती है, यानी आपका कॉस्ट जो है वो पूरे एंटायर फर्म की डिसीजन मेकिंग में एक मेजर इंपैक्ट डालती है। अगर आपको परफॉर्मेंस को बढ़ाना है, समझ गए हम ये। केयरफुल कॉस्ट एनालिसिस हेल्प द मैनेजर्स, एनालिस्ट एंड बिजनेस ओनर्स टू डिटरमाइन टोटल कॉस्ट। यानी टोटल जब आप प्रॉपर कॉस्ट एनालिसिस करते हो तो आपको पता है मजा क्या आता है, आपको एक चीज़ पता लगती है कि भाई कहाँ मेरी इम्प्लिसिट कॉस्ट है, कहाँ मेरी एक्सप्लिसिट कॉस्ट लग रही है, संक कॉस्ट क्या लग रही है, ठीक है, मेरी जो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है वो और क्या क्या है भाई, जिससे मैं एक नई मेरी आप सेगमेंट रेडी कर सकूँ, ठीक है। इन चीज़ों का आपको नॉलेज बढ़ता है, ठीक है। आपको पता लगता है कि यार जो मेरी जो वेरिएबल कॉस्ट है, जो मेरी फिक्स्ड कॉस्ट है वो क्या है, शॉर्ट टर्म फिक्स्ड कॉस्ट क्या है, ये सब के बारे में पता लगता है जब आप एक एनालिसिस करते हो कॉस्ट का, समझ गए। इट ऑल्सो हेल्प्स द क्लाइंट टू डिटरमाइन देयर एक्सपेक्टेड इनवॉइस। जब आप एक इनवॉइस रेडी करते हो ना, यानी इनवॉइस मतलब कब बनती है, वो जब एक बंदा प्रोडक्ट को खरीदता है तो वो क्या सोचते हैं भाई, आज मैं कैसे बिजनेस ओनर हूँ तो मैं क्या सोचूंगा कि यार मैं मेरे रिसोर्सेज को कम से कम यूज़ करके एक बढ़िया क्वालिटी का प्रोडक्ट बनाऊँ जो बिके भी अच्छी रेट में। फिर मैं तो यही सोचूंगा, आज अगर मेरा विजन वो है तो मैं तो सोचूंगा तो यही। तो आज मेरा कोई प्रोडक्ट बिकता है तो उसकी एक इनवॉइस जनरेट होगी, एक बिल रेडी होगा जिसमें लिखा हुआ है कि मेरा प्रोडक्ट इतने में बिका है। तो अगर मेरे को कॉस्ट का पूरा एनालिसिस है तो मैं क्या कर सकता हूँ, उस प्रोडक्ट की फाइनल प्राइस को डिसाइड कर सकता हूँ, ठीक है। जो कि इसका मतलब ये सेम यहाँ पे लिखा हुआ है कि दैट इट विल डिटरमाइन द एक्सपेक्टेड इनवॉइस, ठीक है। अकॉर्डिंग टू डेलॉइट
2019 annual global cost management survey, if companies want effective cost management, then these points should be covered. जो कि क्या क्या है? प्रॉपर कॉस्ट अप्रोचेज एंड कैलकुलेटेड डिसीजंस, बहुत इंपॉर्टेंट है. सेकंड, स्ट्रेटेजिक रीजन बिहाइंड देयर डिसीजन मेकिंग. पहला तो आपको ये देखना है कि भाई कॉस्ट की अप्रोच क्या ले रहा है वो. भाई अप्रोच पे समझ में आ गई. अब उस अप्रोच के पीछे का डिसीजन समझने की कोशिश करो कि उसने दिमाग में क्या सोच के ये चीज़ ली, उसके पीछे की स्ट्रैटेजी क्या थी, समझने की कोशिश करो. ये चीज़ जब आप समझ जाओगे तो आप प्रॉपर कॉस्ट डिसीजन ले पाओगे किसी भी कंपनी का. ठीक है. अब आ जाता है कॉस्ट मैनेजमेंट प्रैक्टिस. तो अब देखो, ड्यू टू एक्सपोनेंशियल चेंज इन द टेक्नोलॉजी and service sectors of the country, the business are completely transformed from before, and also there is a huge change in cost management practice. यानी यार पहले के जो बिजनेस होते थे ना, पहले अपना इंडस्ट्रियल एरा चलता था, यानी जिसको जो स्किल एरा आप समझ सकते हो. ठीक है. अब जो है आपका वो आप समझ सकते हो स्किल और आइडियालॉजी वाला एरा चल रहा है. ठीक है. जिसके पास बढ़िया आइडिया, इसके पास बढ़िया स्किल्स, वो जीतेगा. पहले क्या था? पहले हार्ड वर्किंग इंडस्ट्रियल एरा चलता था. उसमें जो भी बिजनेसेस वगैरह होते थे नॉर्मली इंडस्ट्रीज वाले होते थे. ठीक है. जैसे रिलायंस ने भी आगे जाकर इंडस्ट्रीज खोली थी. इस तरीके से यानी अब लेकिन क्या हो गया यार, जैसे हमारे जो टेक्नोलॉजी में वास्ट चेंज आया है, उसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा जो सेक्टर्स है जो कंट्री के, उसमें भी बहुत ज़्यादा चेंजेस आ गए. अब हर सेक्टर का एक अपना ही अलग खेल चलता है. ठीक है. उसकी अलग प्रॉपर कॉस्ट आती है, उसका अलग खेल चलता है. तो अब उस चीज़ से डील करने के लिए हमें कुछ मॉडर्न कॉस्ट मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस चाहिए जिसको हमें फॉलो करना चाहिए. कॉस्ट मैनेजमेंट एंड डिसीजन मेकिंग प्ले अ मेजर रोल इन इंप्रूविंग बिजनेस परफॉर्मेंस. ये बार बार एक लाइन इतनी इंपॉर्टेंट है ना गाइज, अगर आपको कॉस्ट मैनेजमेंट क्वेश्चन आए, शुरुआत ही यहीं से करनी है. अगर आप एक इस कम्युनिटी के मेंबर हो या आप पॉकेट एमबीए सीरीज के स्टूडेंट हो, तो आपको शुरुआत ही कॉस्ट मैनेजमेंट की ऐसी करनी है कि कॉस्ट मैनेजमेंट एंड डिसीजन मेकिंग प्लेज अ मेजर रोल इन इंप्रूविंग बिजनेस परफॉर्मेंस. समझ गए? कॉस्ट मैनेजमेंट, सेट प्रीफेस फॉर बिजनेस कॉस्ट. ठीक है. एंड कीप द बजट ऑन ट्रैक. कॉस्ट मैनेजमेंट प्रैक्टिस से हमें पता रहता है कि भाई हमारे बिजनेस में कितनी कॉस्ट आ रही है और हमारा बजट भी एक प्रॉपर मेंटेन रहता है. यहीं पर ही मैं बात करूँ डिसीजन मेकिंग की, तो मोर बिजनेस एट लोअर कॉस्ट, अलाइन डिसीजन टू बिजनेस गोल एंड बजट. मतलब ये जो डिसीजन मेकिंग है, यानी अब यार कॉस्ट मैनेजमेंट में तो सारा चीज़ कॉस्ट का आ गया. जब आप बिजनेस में कितने पैसे लग रहे हैं, फिक्स कॉस्ट, संक कॉस्ट, वेरिएबल कॉस्ट, सारा उधर चल रहा है. ठीक है. बजट का ट्रैकिंग, पूरा बजट, पूरा पैसों का खेल. डिसीजन मेकिंग थोड़ा अलग है. यहाँ पर कॉस्ट तो एक फैक्टर है. ठीक है. कॉस्ट तो एक फैक्टर है. मोर बिजनेस लेट लोअर कॉस्ट, यानी कम कॉस्ट पे हम ज़्यादा बढ़िया बिजनेस कैसे पा सके. ठीक है. यहाँ पर कुछ ऐसे डिसीजंस आते हैं जो कंपनी की ग्रोथ के लिए इंपॉर्टेंट है. बिजनेस गोल जो कंपनी के बनते हैं उसके लिए इंपॉर्टेंट है. आउटपुट डिसीजंस टू मैक्सिमाइज प्रॉफिट, यानी अब आउटपुट डिसीजन में अपन क्या पढ़ते हैं पहले? टोटल रेवेन्यू, यानी अमाउंट ऑफ, अब यहाँ पर कुछ टर्मिनोलॉजीज हमें पढ़नी है. टोटल रेवेन्यू यानी अमाउंट रिसीव्ड फ्रॉम द सेल्स ऑफ अ प्रोडक्ट. एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट जब बिकता है तो कितनी सेल हुई उसका प्रोडक्ट. मार्जिनल रेवेन्यू यानी वो एडिशनल रेवेन्यू जो आप एक एडिशनल यूनिट ऑफ गुड और सर्विसेज को बेच के पाते हो, जो कि वही हमने जब मार्जिनल प्रोडक्ट की बात की तो ये बोला था कि भाई इनपुट में अगर एक यूनिट बढ़ा दिया जाए तो उससे जो एक्स्ट्रा आउटपुट प्रोड्यूस होता है उसकी जो कॉस्ट आती है, वो उसका जो वो बनता है वो मार्जिनल प्रोडक्ट होता है, उसकी कॉस्ट मार्जिनल कॉस्ट होती है. तो मार्जिनल रेवेन्यू यानी क्या होता है? एडिशनल रेवेन्यू दैट अ फर्म मेक्स फ्रॉम सेलिंग वन एडिशनल यूनिट ऑफ गुड एंड सर्विसेज. अब यहाँ पर ये है फर्म, ये थोड़ी स्पेलिंग मिस्टेक हो गई है. एक्सेप्ट माई अपॉलॉजीज एंड आई एम वेरी मच अपोलोजाइज टू यू कि मैंने थोड़ी मिस्टेक कर दी स्पेलिंग में. सॉरी सो मच. प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन लेवल ऑफ आउटपुट इज, जब आपका एक पर्टिकुलर है ना, ये समझ सकते हो कि एक खतरनाक चीज़ बिजनेस में आते हैं ना, जब प्रॉफिट मैक्सिमाइज हो जाता है, ये तब होता है जब आपका जो मार्जिनल रेवेन्यू है ना वो मार्जिनल कॉस्ट के बराबर आ जाए. समझ गए? ये क्या हो जाएगा? प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन लेवल. जब मैंने बोला था ना इकोनॉमिक रीजन के अंदर कैपिटल और उसका जो एनपीपी है वो 0-0 हो जाता है, तो वो इकोनॉमिक रीजन है तो एक हाईली प्रॉफिटेबल माना जाता है. उसी की तरह यहाँ पर जब आपका प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन लेवल किसी भी आउटपुट का एमआर और एमसी दोनों बराबर आ जाते हैं, तो ये तुम्हारा क्या हो जाता है? प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन लेवल. अब यहाँ पर कॉस्ट ऑप्टिमाइजेशन की होगा, एस्टिमेशन की बात करें कि भाई कॉस्ट को कैसे पता लगाया जाता है एस्टिमेशन के लिए, तो ये बेसिकली एक प्रोसेस है. इसमें आप क्या करते हो? फोरकास्टिंग द कॉस्ट एंड अदर रिसोर्सेज नीड टू कंप्लीट अ प्रोजेक्ट विद इन अ डिफाइंड स्कोप. यानी एक पर्टिकुलर डिफाइंड सेगमेंट या एरिया के अंदर, ठीक है, कितनी ज़्यादा कॉस्ट और रिसोर्सेज लगेंगे एक पर्टिकुलर प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने के लिए. यानी एक पर्टिकुलर सेगमेंट के अंदर, जैसे अगर मैं सपोज कोई एक सेगमेंट की बात करूँ, क्लोथिंग सेगमेंट की, तो अगर मेरे को एक टी शर्ट बनाना है, ठीक है, तो उस टी शर्ट बनाने के लिए मेरे को उसकी कॉस्ट का फॉरकास्ट करना, यानी वो रॉ मटेरियल का कॉस्ट क्या लगेगा, लेबर का कॉस्ट क्या लगेगा, उसके बाद जो अदर रिसोर्सेज मेरे को चाहिए, मशीनरी वगैरह, इसका कॉस्ट वगैरह, इन सबका पता लगाना एक पर्टिकुलर सेगमेंट के अंदर
ठीक है, एक पर्टिकुलर सेगमेंट में एक पर्टिकुलर प्रोजेक्ट का सारा कॉस्ट निकालना, रिसोर्सेज का, लेबर का, जितना भी कॉस्ट लगने वाला है वो क्या कहलाता है, कॉस्ट एस्टिमेशन। यानी एक पर्टिकुलर डिफाइंड स्कोप में किसी भी प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने के लिए कितना ज़्यादा आपको कॉस्ट लगेगा और रिसोर्सेज लगेंगे, वो कौन बताता है आपको, कॉस्ट एस्टिमेशन। ठीक है, कॉस्ट एस्टिमेशन के 4 मुख्य प्रिंसिपल है जिसको आपको ध्यान में रखना है, जो कि मैं आपको बताता हूँ। पहला, ठीक है, कॉस्ट एस्टिमेशन इज यूज्ड टू प्रेडिक्ट द क्वांटिटी, कॉस्ट एंड प्राइस ऑफ द रिसोर्सेज। पहला किस लिए काम आता है, क्वांटिटी को प्रेडिक्ट करने के लिए काम आता है, और जो रिसोर्सेज की कॉस्ट और प्राइस लग रही है उसके लिए काम आता है। आज अगर सपोज आपने कहीं पर है ना एक टी शर्ट खरीदा, सपोज 500 रुपये का आपने टी शर्ट खरीदा, तो वो जो आपने 500 का टी शर्ट खरीदा है ना, उस 500 के टी शर्ट की रेट 500 हुई क्यों, वो जो खेल है वो कॉस्ट ऑप्टिमाइजेशन का है। समझ गए, कॉस्ट एस्टिमेशन का है, समझ गए ना, ऑप्टिमाइजेशन ही एस्टिमेशन। कॉस्ट एस्टिमेशन इज नीड टू प्रोवाइड द डिसीजन मेकर विद द मीन्स टू मेक इन्वेस्टमेंट डिसीजन। यानी जो कॉस्ट होती है ना, अगर आपको इन्वेस्टमेंट लेनी है आगे जाके कंपनी की, तो आपको उसका पहले कॉस्ट एस्टिमेशन उसको दिखाना पड़ेगा कि यार मेरे को इतने ज़्यादा लोग लगेंगे, उसके इतने पैसे लगेंगे, फिर उससे जब मैं सारे पैसों को मिला के एक फाइनल प्रोडक्ट बनाऊंगा, वो एक प्रोडक्ट इतने का निकलेगा, उसकी एवरेज कॉस्ट इतनी निकलेगी, एवरेज टोटल कॉस्ट इतनी निकलेगी। जब आप ये चीज़ निकाल के उसको दोगे इन्वेस्टर को, तब वो चीज़ डिसाइड कर पाएगा कि यार मेरे को इन्वेस्ट करना भी चाहिए या नहीं करना चाहिए। तो कॉस्ट एस्टिमेशन में 2 चीज़ें, पहली क्या हो गई, इट प्रिडिक्ट द क्वांटिटी, कॉस्ट एंड प्राइस ऑफ अ रिसोर्सेज। सेकेंड थिंग, इट हेल्प्स द डिसीजन मेकर्स, ठीक है, टू बेसिकली हेल्प द डिसीजन मेकर्स टू डिसाइड वेदर दे वांट टू इन्वेस्ट इन योर फर्म और नॉट। एस्टिमेशन इज डन बाय ब्रेकिंग डाउन द टोटल स्कोप ऑफ प्रोजेक्ट इनटू मैनेजेबल पार्ट्स। यानी एस्टिमेशन कब होता है, जब आप एक पूरे बड़े प्रोजेक्ट को, जैसे अगर मेरे को टी शर्ट बनाना है, उस पूरे बड़े प्रोडक्शन को मैं किस में तोड़ूँ, छोटे छोटे सेगमेंट में। या रॉ मटेरियल कितने रुपए के लगे, लेबर कितने का आया, उस पर्टिकुलर बिल्डिंग और फर्म की क्या कॉस्ट आई, फिर वो सब करने के बाद जो मैं आउटपुट जनरेट किया इसकी क्या कॉस्ट आ रही है भाई, उसको रॉ मटेरियल की कॉस्ट और आउटपुट की कॉस्ट मैंने मैच करी, इलेक्ट्रिसिटी कितनी लग रही है, तो फिर सारी चीज़ें मैं जोड़ दूंगा ना, तब मेरे पास जो फाइनल चीज़ आई वो कॉस्ट एस्टिमेशन होती है। कॉस्ट एस्टिमेट इज मोर देन द लिस्ट ऑफ कॉस्ट। समझ गए, तो ये खत्म हो चुका है अपना कॉस्ट एस्टिमेशन। यहाँ पर 4 मुख्य प्रिंसिपल। पहला क्या काम आता है, प्रेडिक्ट द क्वांटिटी, कॉस्ट एंड प्राइस ऑफ द रिसोर्सेज। वी नीड टू प्रोवाइड द डिसीजन मेकर विद द मीन्स टू मेक इन्वेस्टमेंट डिसीजंस। और जो एस्टिमेशन होते हैं कब काम आते हैं, जब एक पर्टिकुलर बड़े से स्कोप प्रोजेक्ट के अपन मैनेजेबल पार्ट्स में ब्रेक डाउन कर देते हैं। अ कॉस्ट एस्टिमेट इज मोर देन द लिस्ट ऑफ कॉस्ट। प्रेडिक्टिंग क्वांटिटी एंड प्राइस ऑफ अ रिसोर्सेज। अब ये आगे आ जाते हैं भैया, क्वांटिटी एंड प्राइस ऑफ अ रिसोर्सेज कैसे प्रेडिक्ट करना है। पहले तो कॉस्ट एस्टिमेशन अपने ढंग से पढ़ लिया। अब देखो, एक्यूरेसी ऑफ द एस्टिमेट डिपेंड्स हैवीली ऑन द लेवल ऑफ प्रोजेक्ट स्कोप डेफिनेशन। यानी जो एक्यूरेसी आती है, कोई एक एस्टिमेट निकलता है, वो किस पे डिपेंड करता है, प्रोजेक्ट की स्कोप डेफिनेशन। जैसे अगर मेरे को आज टी शर्ट मैन्युफैक्चर करना है, तो अब कोई पुराने फॉर्मूले नहीं चलेंगे, अब वो डिपेंड करता है कि मेरे को टी शर्ट किस तरीके का मैन्युफैक्चर करना है, क्या मटेरियल यूज़ करना है, क्या वो मटेरियल बाहर से है, इंपोर्ट एक्सपोर्ट करना पड़ेगा, किस तरीके की मशीनरी मेरे को रिक्वायरमेंट है, लेबर कैसी है, तो उस पर खेल होता है पूरा। कॉस्ट एस्टिमेशन अपने क्या काम आता था भाई, कि वे अपने क्वांटिटी, क्वालिटी और प्राइस ऑफ द रिसोर्सेज, क्वांटिटी, कॉस्ट एंड प्राइस ऑफ द रिसोर्सेज पता लगाने के लिए काम आता था प्रोजेक्ट का। दिस कॉस्ट, दिस प्रोजेक्ट माइट बी एनी प्रोसेस दैट इज रिक्वायर्ड टू परफॉर्म वर्क एक्टिविटीज एंड क्रिएटिंग एसेट्स। समझ गए, तो यहाँ पर देखो नीचे लिखा हुआ है, तो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, पहला तुम्हारा प्रिडिक्टिंग क्वांटिटी। प्रिडिक्टिंग क्वांटिटी में अपन क्या देखते हैं, अपन क्या पता लगाते हैं, क्वांटिटी, कॉस्ट एंड प्राइस, ठीक है, जो कि सेम कॉस्ट एस्टिमेशन वाला है। रिक्वायर्ड बाय आप ये समझ सकते हो, एक पर्टिकुलर बाय स्कोप ऑफ द प्रोडक्ट, ठीक है, एक स्कोप ऑफ द प्रोडक्ट को क्या रिक्वायर है, वो क्या हो जाता है, अपना प्रिडिक्टिंग क्वांटिटी हो जाता है। पीसी के अंदर देखो, प्रोवाइडिंग करेक्ट इन्वेस्टमेंट डिसीजंस क्या चीज़ है, ठीक है, पीसी क्या है, मतलब जो आपका प्रोवाइडिंग करेक्ट इन्वेस्टमेंट डिसीजंस जो है, ये क्या मदद करते हैं, ये डिसीजन मेकर्स को मदद करता है कि क्या मेरे को इन्वेस्टमेंट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। तो इसके लिए अपने क्या चीज़ें चाहिए होती है, कॉस्ट एस्टिमेशन एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। कॉस्ट एस्टिमेशन उसको बताना पड़ेगा सबसे पहला, और उनको ये चीज़ें बतानी पड़ेगी कि मेरा बजट क्या था, यानी चूज द अल्टरनेटिव एंड द सेटअप द बजट ड्यूरिंग द फ्रंट एंड ऑफ द प्रोजेक्ट। यानी आपको जितनी भी प्रोजेक्ट्स है उसका एक बजट शीट रेडी करनी पड़ती है, ठीक है, उसका कॉस्ट एस्टिमेशन करके एक पर्टिकुलर टेबल फॉर्म करनी है, अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स हो गए, ये सारी चीज़ें जब आप लिख के उसके सामने दोगे ना, तो वो डिसाइड करेगा कि यार क्या मैं कर सकता हूँ इसमें इन्वेस्ट, क्या है रिस्क इसके रिलेटेड, वो सब बता देगा, ठीक है। क्रिएटिंग ए कॉस्ट एंड इन्वेस्टमेंट डैशबोर्ड इज नेसेसरी टू इम्प्रूवाइज कॉस्ट एस्टिमेशन। यानी ये एक टिप है इंपॉर्टेंट, यानी एक कॉस्ट एंड इन्वेस्टमेंट डैशबोर्ड बनाना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपने कॉस्ट और इन्वेस्टमेंट डैशबोर्ड बना दिया
तो उससे क्या मदद होगी, ये कॉस्ट एस्टिमेशन में आपकी बहुत मदद करेगा। समझ गए। अब आता है आपका ब्रेकिंग डाउन टोटल स्कोप इनटू मैनेजेबल पार्ट, जो कि अपना एक क्या था, एक पर्टिकुलर मेथड था। अभी तक अपन ने एक एक चीज को देख रहे हैं भाई। पहले अपन ने क्या देखा, चारों प्रिंसिपल को अपन एक एक करके देख रहे हैं। अभी तुम ये मत सोचो कॉस्ट एस्टिमेशन खत्म हो गया है। हमने कॉस्ट एस्टिमेशन में अभी देखो पहले देखा प्रिडिक्टिंग क्वांटिटी, ये क्या मदद करता है भाई, एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट की स्कोप की जो प्राइस कॉस्ट क्वांटिटी है वो पता लगाने में मदद करता है। फिर अपन ने क्या देखा, डिसीजन मेकर्स को क्या मदद आती है, तो हमने बोला कॉस्ट एस्टिमेशन बहुत काम आता है, आपको बजट शीट रेडी करनी पड़ती है, ठीक है। और ये कॉस्ट और इन्वेस्टमेंट डैशबोर्ड जो है उससे कॉस्ट एस्टिमेशन में मदद मिलती है। तीसरा जो अपना फैक्टर है वो क्या है, कैसे तोड़ना है एक प्रोजेक्ट को मैनेजेबल पार्ट्स में। तो देखो मैनेजेबल पार्ट्स में तोड़ने के लिए पहला क्या करना है, आपको ये चीज़ करनी है कि बेसिस ऑफ एलिमेंट, ये देखो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, एस्टिमेशन इज डन बाय ब्रेकिंग द टोटल स्कोप इनटू मैनेजेबल पार्ट्स टू विच द रिसोर्सेज कैन बी असाइन्ड एंड कॉस्ट। मतलब अगर मेरे पास पूरा टी शर्ट बनाने का जो प्रोजेक्ट है मेरा, उसको मैं कैसे तोड़ूंगा, उसको मैं कुछ इस तरीके से तोड़ूंगा। सपोज पहला मेरा स्टेज है रॉ मटेरियल कलेक्शन का, ठीक है। तो मैं गया रॉ मटेरियल कलेक्ट करके लाया। अब मेरे को क्या चाहिए, लेबर और मशीनरी चाहिए, उसका मैंने एक अलग सेगमेंट बना दिया। उसके बाद जो मेरी उसकी पैकेजिंग और फाइनल टचअप्स है, भाई लोगो कहाँ लगाना है, प्रिंटिंग कैसे होगी, वो सारा उसका एक अलग कॉस्ट आ गई। और फाइनली जब उसका पूरा वो मार्केट यूनिट रेडी करना होता है तो उसका आप कार्टून में डाल के रेडी कर देते हो, तब तक मैंने अलग बना दी। अब ये जो सारी सेगमेंट्स मैंने जो 5 सेगमेंट्स बनाए हैं कि भाई पहला रॉ मटेरियल देखेगा, दूसरा मशीनरी वगैरह देखेगा, आप इनका मैंने क्या किया, अलग अलग कॉस्ट और बजट एनालिसिस कर लिया। इनका मैंने क्या लिया, अलग अलग कॉस्ट और बजट एनालिसिस लिया। फिर मैंने इन 500 को मिला के फाइनल मेरा एक टेबल बनाई जो कि क्या है, मेरा इन्वेस्टमेंट डैशबोर्ड और कॉस्ट एस्टिमेशन का डैशबोर्ड। अब ये जब पूरा बन जाएगा, मेरे पास सारे जो डेटा फैक्ट्स जो है वो अवेलेबल होंगे, तब एक इन्वेस्टमेंट क्या कर सकता है, इन्वेस्टर डिसीजन लेने में उसको बहुत ज़्यादा मदद मिलेगी। समझ गए, ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी पड़ेगी। अब आता है कॉस्ट एस्टिमेशन इज मोर देन द लिस्ट ऑफ द कॉस्ट, जो कि अपना 4th प्रिंसिपल है जो आपको बहुत ज़्यादा कंफ्यूज कर रहा था कि कॉस्ट एस्टिमेट इज मोर देन द लिस्ट ऑफ कॉस्ट का क्या मतलब है। इसका मतलब ये है भाई, इट इंक्लूड्स ऑल द थिंग्स, मतलब बेसिक्स ऑफ एलिमेंट, ठीक है। इसके अंदर आप ये समझ सकते हो एजम्पशंस हो गया, इंक्लूजन्स हो गया, एक्सक्लूजन हो गया, एक्यूरेसी और अदर स्टेप जो भी इसके अंदर चाहिए, ठीक है, एक पर्टिकुलर प्रोजेक्ट कॉस्ट की वो इसमें आती है। यानी एक जो भी एक प्रोजेक्ट, यानी जो टी शर्ट है तो वो टी शर्ट के सारे एजम्पशंस आ जाएंगे उसके अंदर, क्या कलर वलर जितनी भी सब चीज़ें आ गई, क्या किस तरीके की टी शर्ट्स मेरे को इंक्लूड करने चाहिए, किस तरीके मेरे को एक्सक्लूड करने चाहिए, ठीक है, ये कितना मार्केट में चल सकता है, कितना हाई स्वॉट एनालिसिस कर लिया उसका पूरा। तो ये जितनी भी थ्योरेटिकल एस्पेक्ट्स एक प्रोडक्ट रिलेटेड, ये किस में आ गया, कॉस्ट एस्टिमेशन इज मोर देन द लिस्ट ऑफ कॉस्ट के अंदर। तो यहाँ पर जो फाइनल है स्टेटमेंट उसके साथ हम खत्म करेंगे कि कॉस्ट एस्टिमेशन इज ईजियर देन डन विच इज द ओनली डिफरेंस बिटवीन द फेल्ड एंड द सक्सेसफुल प्लान। यानी कॉस्ट एस्टिमेशन एक एक्चुअली में एक बहुत इंटीग्रल पार्ट इसीलिए भी है क्योंकि अगर आपका कॉस्ट एस्टिमेशन सीरीज में अगर आपको ये चीज़ पता है कि कौन सा पैसा आपका कहाँ लग रहा है और कौन सा पैसा आगे जाकर आपको कितना बढ़िया रिजल्ट दे सकता है, तो एक सक्सेसफुल प्लान आप बना सकते हो अपने प्रोडक्ट से, आप खुद अपना बिजनेस स्टार्ट कर सकते हो। और जब आप इन्वेस्टर्स के पास पिच करने जाओ तो अपना खुद का कॉस्ट एस्टिमेशन और इन्वेस्टमेंट डैशबोर्ड रेडी करके उनको दे सकते हो, जिनसे आप पूरा एक पर्टिकुलर प्रोजेक्ट को उनको तोड़ के बता सकते हो बजट्स वगैरह के साथ, उनका टोटल फिक्स्ड कॉस्ट, मार्जिनल कॉस्ट, ये सब चीज़ें बता के मार्जिनल रेवेन्यू, फिक्स्ड कॉस्ट, जो शॉर्ट रन कॉस्ट है आपकी, इंक्लूजन एक्सक्लूजन कॉस्ट है, जो संक कॉस्ट है, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है, जब ये सब आप उनको बता दोगे जाके तो एक इन्वेस्टर डिसीजन ले पाएगा कि अगर उसको इन्वेस्ट करना है या नहीं। तो वेट करता हूँ आपका अगले शार्क टैंक में, ठीक है, जहाँ आप यूज़ करके प्रेजेंट कर सकते हो और जो बड़ी बड़ी टर्म शार्क टैंक में डिस्कस होती है वो सारी यहीं से निकली हुई है। तो आप इन चीज़ों को समझो, इस पॉकेट एमबीए सीरीज को फॉलो करते रहो। आई होप मैंने आपको बोर नहीं किया है और आई ट्राइड माई बेस्ट टू एक्सप्लेन यू ऑल द सॉर्ट ऑफ थिंग्स फुल ऑफ एनर्जी एंड फुल ऑफ लाइफ। सो आई विल मीट यू इन द नेक्स्ट सीजन, और आप समझते हो नेक्स्ट एपिसोड, सीजन का खत्म हो गया यार, नेक्स्ट एपिसोड में मिलने वाला हूँ जहाँ मैं बात करने वाला हूँ मोनोपोली और इन चीज़ों के बारे में भी एकदम डिटेल में। तो सी यू सून इन द नेक्स्ट एपिसोड। दिस इज हर्षवर्धन, स्टे सेफ, स्टे हेल्दी एंड be awesome. Hats off.